नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है कोई भी चैप्टर का जब हम फिनिश कर देते हैं उसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम पूरा डिस्कस करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड बुक एससी वर्मा के प्रॉब्लम, जिसमें एग्जाम में इसी बुक से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा चाहे नीट हो या जेई हो, कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं वो इसी की क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सारे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर में जेई या नीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम सेंटर ऑफ मास शुरू करते हैं। अगर आपने थ्योरेटिकल वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने सेंटर ऑफ मास कवर किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के नाम से, आप जाके उसको देख लीजिए। वहां पे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप इतना कर दिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो आप पहले खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं। देखिए कि आपसे कहां पे मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि यार जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो क्या ऐसी वजह है कि आप उसको नहीं यूज कर पा रहे हो, कहाँ लैग हो रहा है? अगर उसको खुद से नहीं अप्रोच करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए हैबिट अभी से डाल लीजिए। तो चलो इसको रीड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। Three particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC of edge 1 meter. Locate the center of mass of the system. देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। जो हमने पार्टिकल ऑफ एन वाला पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो चलो जो कर रहा है हम ड्रॉ कर देते हैं। ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल पता है ना, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका नाम इसने क्या दिया है, ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। जो इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, और सबकी लंबाई जो है, हर भुजा की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी पर ए पे कितने केजी का मास रखा है। ए पे इसने रखा है कितने केजी का, देखो 1 केजी का रखा है ना, 1 केजी। बी पे कितने केजी का रखा है, बी पे भाई साहब ने 2 केजी के रख दिए हैं। और सी पे उन्होंने रखा है 3 केजी का। अब आपसे पूछ रहा है कि देखो ये तीनों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, तो जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो किसी एक पॉइंट पे होगा कि नहीं। हमने पूरा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास में यही निकालने के लिए स्टडी किया था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है इन तीनों का कंबाइंड जितना प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका एक सिंगल उतने का हम मास रखेंगे तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया होगा। चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक रेफरेंस बनाते थे। ए बी सी में किसी को रेफरेंस दे देते हैं। चलो मैं बी को मान लेता हूं, आप किसी को भी दे सकते हो, मत सोचना कि फिक्स है। तो देखो ये आया अपना एक्स एक्सिस और ये आया वाई एक्सिस। समझ में आया कि नहीं। अब हमारा फार्मूला क्या होता था, m1 x1 प्लस m2 x2। तो x1 x2 ये सब क्या होते थे, या y1 y2 आपका रेफरेंस से उस इंडिविजुअल पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की दूरी। समझ में आया कि नहीं। तो हमें हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए उसको लिखने के लिए, तभी हम लिख पाएंगे। चलो ए बी सी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बी का कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन है तो क्या आएगा, 0, 0, यही आएगा ना। अब सी का क्या आएगा, सी पे एक्स एक्सिस पे हमने कितना आया है, एक्स एक्सिस पे आए हैं 1। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, 1, 0। अब हमें ए का लिखना है। ए का आप कैसे लिखोगे, डायरेक्टली देखो वाई तो ए, एक्स तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। इसका अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी, 1/2, और इधर भी कितना आएगा, 1/2। देखो मैं आपको पूरा ज्योमेट्री भी सिखा रहा हूँ। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 1/2। अब हमें चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई आप कैसे निकालोगे कि कितनी ऊंचाई पर आया है उसका। देखो ये तो तिरछी ऊंचाई दी गई है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल है देखो बी, यहाँ अगर मैं ओ बना दूं,
एक अपना देखो ए बी ओ एक ट्रायंगल है कि नहीं? अगर हम ए बी ओ एक ट्रायंगल ए बी ओ में, ठीक? अब इसमें देखो इन दोनों भुजाओं का योग अगर हम इसका x मान लें, तो कैसे करते थे पाइथागोरस प्रमेय से? एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यार आप लोग जेई का कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं एकदम बेसिक से चीजें आपको सिखा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका ये बेसिक्स नहीं क्लियर होगा, तो जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स की ऊंचाई कितनी आएगी? एक्स से लिख देता हूँ, यहाँ हम ए का फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो एक्स ए की वैल्यू निकल के आएगी √3/2। आई होप आपको समझ में आ गया। अरे अरे 1/4 इधर माइनस हो जाएगा, जब 4 में से 1 जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट लेंगे √3/2 आएगा। तो हमें ये वाई ये है ना, वाई डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो एक मिनट इसको हम मैं चलो कोई नहीं, एक से ही है तो उसी को रहने देते हैं। कितना आया? √3/2 ये आया वाई का कोऑर्डिनेट। अब हमें सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट का मास चाहिए और वहां से डिस्टेंस चाहिए, तो हम आराम से लिख सकते हैं। अब हमें सब मिल गया है, अब हम आराम से लिख सकते हैं। चलो जो जो डेटा दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं। m1 कितना दिया हुआ है? 1 kg। m2 कितना दिए हुए है? m2 दिया हुआ है 2 kg। और m3 कितना दिया हुआ है? m3 हमको दिया हुआ है 3 kg। देखो जितने भी क्वेश्चन है आराम से करिए, आप एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखो x1 y1 कितना आया है? 0 0। अगर इसको मैं 1 2 3 नाम दूं, m2 मैंने a को लिया है, सॉरी b को लिया है m2, ठीक है? एक मिनट, किसको लिए हैं? m1 1 kg 2 kg यही लिए है ना, m1 हम x1 m1। तो चलो अगर हम इसको लिए हैं तो इसको m1 देंगे तो यहाँ पे 2 kg आएगा, ठीक? अब इसी तरह m2 हमने किसको माना है? m2 हमने माना है इस डिस्टेंस को ना, तो चलो इसका लिखते हैं। एक मिनट, यहाँ मैंने मास शायद उल्टा लिख दिया है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 पार्ट है ए बी सी, नहीं एकदम परफेक्ट है, ठीक? तो चलो m2 है हमारा 2 kg, इसकी वैल्यू लिखते हैं x2 निकल के आएगा यहाँ पे। x2 कितना निकल के आया है? x2 निकल के आया है 1 और y2 निकल के आया है 0। हम यहाँ से चलते हैं, एक मिनट इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक? m2 हमने किसको माना? इसको m1 माना है, m1 हमारा है 2 kg, फिर इसको कितना है? ये 3 kg। एक कॉमन ऑर्डर में रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर m3 a को लिया है, कितना है? 1 kg। यहाँ पे x3 कितना है? x3 है हमारा 1/2 और y3 कितना है? y3 है हमारा √3/2। ये समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था हमने वैसा पुट कर दिया। अब चलो पहले x सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, फिर y सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास चाहिए, क्या फार्मूला था? मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यही होता था ना? चाहे जितने नंबर आप पार्टिकल दिए रहे हमें वो सब का ऐड करते जाना है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 0 प्लस m2 की वैल्यू हमने कितना माना है? 2 और x2 की वैल्यू 1, अभी x का लिख रहे हैं, प्लस 3, x3 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना मास आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x का जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा 7/12। ये इसका आ गया। अब हमें y सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो सेम कॉन्सेप्ट, क्या मैं फार्मूला फिर से लिखूं? चलो अच्छा लिख ही देता हूं आपके लिए। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इसमें पूरा यार यही यूज होने वाले हैं। एक बार आपको ये सब लगाना आ गया ना, कुछ भी क्वेश्चन में पूछेगा आप उसको आसानी से कर दोगे। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 1, y1 की वैल्यू 0 प्लस 2, y2 की वैल्यू 0 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है? 3 और सॉरी m3 की, और y3 की वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना आएगा? यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकल के आएगी y कोऑर्डिनेट का 3√3/12। अब हमें सिस्टम का कंबाइंड मास चाहिए जो इसके अंदर कहीं पे आया हुआ है। तो अगर हमें कंबाइंड सेंटर ऑफ मास लिखना है तो उसको हम कैसे लिखते थे? पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आया है? 7/12। o से
ये रेफरेंस है, यहीं से सारा डिस्टेंस आएगा। एक्स एक्सिस पे 7/12 और वाई एक्सिस पे 3√3/12। इतने डिस्टेंस पर इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास अवेलेबल होगा। ये रहा आंसर। बताओ इसमें कुछ भी डिफिकल्टी थी? जो हमने सीखा था बस उसी को लगाया, आपको बस यहाँ कोऑर्डिनेट लिखने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप इसे पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हो रही है। तो देखो इसमें कह क्या रहा है, 7 होमोजेनियस ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ L are arranged as shown in figure. Each brick is displaced with respect to the one in contact by L/10. Find the x coordinate of the center of mass relative to the origin. देखो ये इसका ओरिजिन दिखाया हुआ है। यहाँ पे 7 ईंट रखी हुई हैं जिसका डायमेंशन L है और एक्स एक्सिस पर हर डायमेंशन L/10 जैसा फिगर में दिखाया गया है, उस हिसाब से डिस्प्लेस्ड हुआ है। देखो ये जो छोटू से यहाँ दूरी दिख रही है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कितना दूरी है? L/10। समझ में आया कि नहीं? हर ब्रिक की लेंथ यहाँ से यहाँ कितनी दी हुई है? ओरिजिन से L है और ये जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है? L/10। ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ मैं लिख देता हूँ ईच ब्रिक, हम हर ब्रिक का मास क्या मान लेते हैं? ईच ब्रिक इज मास m और लेंथ कितना दिया हुआ है? एंड लेंथ L। ये तो हमें दिया ही हुआ है। अब हमारा ब्रिक क्या हो रहा है? L/10 इस ऑर्डर में। देखो 1 2 3 यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है इसके ऊपर तक, इसके बाद 3 ब्रिक घटना शुरू हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो आपसे पूछ रहा है जो ओरिजिन है O, इसके रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास बताना है किस एक्सिस पे? एक्स कोऑर्डिनेट पे, न कि वाई। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब जो आगे हो रहा है उसको भी लिख देते हैं। ईच ब्लॉक जो आपका है, ईच ब्रिक कितना डिस्प्लेस हो रही है? ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड, ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? 1 इन कांटेक्ट बाय L/10। नीचे लिख देता हूं, यहां आपको दिख नहीं रहेगा, कांटेक्ट बाय L/10। जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है L/10 डिस्प्लेस हो गई रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमें एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास लिखना है। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला वही m1x1 + m2x2 ऐसे 7 तक लिखना है। तो वो लिख के अननेसेसरी वीडियो लंबा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अब अगर सबका मास सेम है तो m आएगा ना, m। अब देखो पहले ब्रिक का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ बीच में आएगा। अगर पूरा लेंथ L है तो ये कितना होगा? L/2। यही होगा m इंटू L/2। ये हमने पहले ब्रिक का लिखा, प्लस इसी तरह दूसरे ब्रिक। अब जो दूसरा ब्रिक है, जो हमारा दूसरा ब्रिक है, इससे L/10 आगे घसक गया है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो भी L/10 आगे घसकेगा कि नहीं, जिस रेशियो में वो घसक रहा है। तो चलो उसको भी, m को मैंने यहाँ कैपिटल माना है ना, तो कैपिटल ही लिखते हैं m। ये कितना आएगा? L/2 रहेगा, प्लस कितना आगे चला गया? L/10। इसी तरह तीसरे का लिखते हैं। अब वो दूसरे के रेस्पेक्ट में L/10 गया है, तो उसको अब हम कैसे लिखेंगे? m L/2 प्लस 2L/10। समझ में आया कि नहीं? तीसरे तक हम आ गए, पहला दूसरा तीसरे आ गए। अब चौथे का लिखेंगे। तो चलो चौथे का कितना है? 3L/10। इसमें एक और L घसक गया, प्लस m L/2 प्लस 3L/10। समझ में आया? हमने 4 ब्रिक का लिख दिया है। अब हमें पांचवा का लिखना है। देखो पांचवा क्या हो रहा है? यहां से घटना चालू हो गया है और कितना घसका है? L/10। तो जो ये वैल्यू आई है इसमें से हम L/10 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो चलो जगह नहीं है तो यहां लिखता हूं प्लस m, क्या ब्रैकेट में आएगा? L/2 प्लस 3L/10 माइनस कितना घसकेगा? L/10 प्लस, अब इसके रेस्पेक्ट में वो L/10 घसकेगा, तो वो क्या आ जाएगा? वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। L/2 प्लस L/10 प्लस, और जो सबसे ऊपर वाली है एक्स एक्सिस पे कितना, फिर से वापस ओरिजिन को टच की है, L/2 हो जाएगी, प्लस m L/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? m
7 है ना, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m, 1 2 3 4 5 प्लस m 7 हो गया ना। अब इसको जब हम अरेंज करेंगे, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेंगे, और इन सब का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो लिखता हूँ, क्या आएगा, l/2 पहला प्लस l/2 प्लस l/10, यहाँ तक हुआ, प्लस आगे फिर लिखता हूँ, क्या आएगा, l/2 प्लस, ये देखो 2l/10 है तो क्या हो जाएगा, l/5 प्लस l/2 प्लस, यही आएगा ना, 3l/10 प्लस ये कितना है, 2, और 3l में से 2l गए, आ जाएगा कितना, 2l/10 मतलब प्लस में l/5, यही होगा ना, l/5 प्लस, अब इसका लिखते हैं l/2 प्लस l/10, यहाँ तक आ गए। अब लास्ट का फिर से प्लस l/2, यही आएगा, डिवाइडेड बाई सबके कितना है, m से m अगर हम कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। अब इसको और सॉल्व करते हैं, l/2 को एक साथ रखते हैं, l/5 को एक साथ रखते हैं, और l/10 को एक साथ रखते हैं। तो देखो l/2 को जब ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आएगा, 7l/2। इसी तरह जब आप अब किसको ले लेते हैं, 10 को, तो 1 2 और 2l/5 है, ये 2l/10 था ना, यहाँ 3l/10, 3 1 4 1 5 हो गया, तो कितना आ गया, 5l/10 प्लस, और कितना है, l/5 का है तो कितना है, वो 2 है, 2l/5 पूरे के बाई कितना हो जाएगा, 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना निकल के आएगा, 35l प्लस 5l प्लस 4l डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, एलसीएम इसका 10 आएगा, मतलब 70। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 44l डिवाइडेड बाई कितना, 70। जब इसको और सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी कितना से भाग जाएगा शायद, हाँ, जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये निकल के आएगा हमारा कितना, 35 5 40 4 44, 22l डिवाइडेड बाई 35, ये निकल के आएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था। सेंटर ऑफ मास जो है पूरा कैलकुलेशन है ज्योमेट्री का, और ये अच्छे से सीख लेना, आगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करेंगे, पूरा इसी का यूज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि जब तक मिस्टेक्स नहीं आइडेंटिफाई करोगे, एग्जाम में भी सिमिलर मिस्टेक्स करोगे। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी जब डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं डिराइव कर रहा था, वहां पे पूरा सिखाया था। तो चलो इसको रीड करते हैं। A uniform disk of radius r is put over another uniform disk of radius 2r of the same thickness and density. The peripheries of the two disks touch each other. Locate the center of mass of the system. देखो यार, ये क्या करा कि दो डिस्क है, एक बिगर है एक स्मॉलर है। तो चलो पहले बिगर बना देते हैं। एक ये बिगर डिस्क है, इसका रेडियस उसने कितना दिया हुआ है, 2r, ठीक, जो यहां से इसका रेडियस दिया हुआ है। अब एक छोटा सा डिस्क है जिसका रेडियस r है, वो क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसके पेरीफेरी को। अब बताओ, जब यहां से यहां 2r है तो r रेडियस का क्या आएगा, इसका यहां से आके ऐसे जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं। अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, अपने को सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो बाहर वाले को मैं मान देता हूं m2 मास है, और इनर वाले का मास कितना है, m1। चलो ये स्मॉल में रखता हूं, ज्यादा बेटर होगा, जो m कैपिटल में लिख रहा हूं, m2। अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि इन दोनों का थिकनेस सेम है, तो चलो यहाँ पे पहले ओरिजिन ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानूं, ओ एक्सिस ड्रा कर देता हूं, तो एकदम चीजें विजुअल हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ से दो मटेरियल दिखने लगा कि नहीं, एक ये छोटू वाला एक ये बड़ा वाला, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जो ये बीच में आएगा, इसका रेडियस r है तो r कामा 0, और अगर हम o को रेफरेंस ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कामा 0, इधर रहा x इधर रहा y। समझ में आया कि नहीं,
बड़े वाले का रेडियस था 2r, यहाँ लिख देता हूँ 2r इसका रेडियस था। और एक छोटा सा और डिस्क रखा हुआ है जिसका रेडियस r है और वो इसके पेरिफेरी को टच कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। अब यहाँ पे सिमेट्री जो दिया हुआ है 2r, हमने क्या माना है 2r, क्या है रेडियस ऑफ बिगर डिस्क, रेडियस ऑफ बिगर डिस्क, और जो नीचे वाला है वो क्या है r, r क्या है रेडियस ऑफ स्मॉलर डिस्क। देखो अच्छे से यार, भले टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्ट सीखिए, ये सब क्वेश्चन से रटिए मत। एक बार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो एल्गोरिदम अगर जनरेट हो गई, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आसानी से कर दोगे। रेडियस ऑफ स्मॉलर डिस्क, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं लेट, जितना मोटा ये छोटा है उतना ही मोटा ये बड़ा वाला भी है। लेट थिकनेस कितना मान लूं, थिकनेस मान देता हूं टी। लेट थिकनेस कितना आ गया, थिकनेस इक्वल टू टी मान लिया, ठीक। और इनकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी मान देता हूं, दोनों जब अगर यूनिफॉर्म मटेरियल से बने हुए हैं तो डेंसिटी सेम होगी रो। अब आप बताओ हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का पता हो गया, पहले और दूसरे का। अब हमें मास चाहिए m1 और m2, तो मास इक्वल टू क्या होता है, कलर चेंज कर देता हूं, m इक्वल टू क्या होता है रो इंटू भी, जहां पे रो क्या है, रो है आपका डेंसिटी और भी क्या है, भी है वॉल्यूम। देखो यार, अगर आपने मैथमेटिकल टूल नहीं किया हुआ है वहां जाके कर लीजिए, वहां मैंने अलजेब्रा ज्योमेट्री सब आपको सिखाया हुआ है। अगर वो सब नहीं आता होगा आप नहीं कर पाओगे। और अगला चैप्टर अभी रोटेशनल मैकेनिक्स आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, उसमें प्योरली ज्योमेट्री यूज होगी, इसलिए अच्छे से सीख लेना और जो बेसिक्स फार्मूले हैं। तो चलो इसको लिखते हैं। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस होता है कि नहीं, और थिकनेस कॉमन है, तो चलो लिखना शुरू करते हैं। m1 इक्वल टू, ये छोटू वाले का लिख रहे हैं, इसका क्या होगा एरिया, डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना माना हूं, थिकनेस मान देता हूं इसका जो है टी है, इंटू रो। और m2 का करते हैं पाई, आर की वैल्यू अभी कितनी है 2r स्क्वायर इंटू टी इंटू रो। ये समझ में आया कि नहीं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x1 कितना हमें यहाँ है, यहाँ पे देखो x1 है हमारा, x1 की वैल्यू है r, और सॉरी हाँ x की वैल्यू, x1 की वैल्यू है r, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 0। इसी तरह x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है 0, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की भी वैल्यू है 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो सब कुछ अपने को पता है, अब क्या निकालना है यार, केवल सेंटर ऑफ मास फार्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। बस केवल आपको मास, ये सब जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास, तो चलो पहले एक्स का लिखते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर टी, यही है ना, m1 की पाई आर स्क्वायर टी रो इंटू कितना है r, और डिस्टेंस कितना है x1 की जब हम मल्टीप्लाई यहां कराएंगे, m1 है हमारा पाई आर स्क्वायर टी रो, और x1 की वैल्यू कितना है, अगर इसको मैं 1 मानूं, बाहर वाला 1 है और इनर वाला हमारा 2 है, ठीक है, x1 है x2 है। तो जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा x1, समझ में आया ना, नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज मत होना कि इसको 1 इसको 2, मैं इनर वाला है इसको 1 मान रहा हूँ और इसको 2 मान रहा हूँ, लो यहाँ भी लिख दिया हूँ, ठीक। तो इंटू आर, आर तो लिख ही दिया हूँ, प्लस क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x2 क्या है, x2 है हमारा 0, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो प्लस पाई 2r स्क्वायर टी इंटू रो, ठीक। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 2r का होल स्क्वायर है पूरे का, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x सेंटर ऑफ मास,
x सेंटर ऑफ मास हमारा निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर टी रो इंटू आर डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 एक 5 हो जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रो से रो, टी से टी, क्या बचा एक्स एक्सिस पे हमारा कितना आगे गया है आर बाई 5। अब यहाँ डायग्राम से देखो वाई एक्सिस के क्या है सिमेट्री है, तो सिमेट्री का यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ निकाल भी देता हूँ, देख लेना y सेंटर ऑफ मास क्या होगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब यहाँ देखो y1 y2 0 है तो ये क्या निकल के आ जाएगा 0। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कितना आया इस पूरे डिस्क का जो कंबाइंड है r/5, 0। तो देखो यहाँ से जो हमने ओरिजिन माना है इससे r/5 के दूरी पर अपना सेंटर ऑफ मास आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हो रहा है, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हमसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं। और एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस टाइप का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था ना, एक पूरा वीडियो इस पे बनाया हुआ है जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम सब कुछ कवर हो रहे थे। एक क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए आप सबको आई और जे एक डायरेक्शन में कर देना जो जैसा दिया हुआ है। तो चलो अगर मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, इसको 5। यहाँ देखो सब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग एक्सिस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनका रिजॉल्विंग करो, रिजॉल्व। जब इसको हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे इस एक्सिस पे क्या आएगा, ये अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है तो इधर क्या आएगा 1.5 cos 37 यही आएगा ना। और इधर क्या है निगेटिव डायरेक्शन है और ये नीचे क्या है, नीचे भी निगेटिव है, तो क्या होगा 1.5 sin 37 इसका आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको करेंगे इसका क्या आएगा वेलोसिटी 1 है, तो जब वेलोसिटी 1 है इधर क्या आएगा आपका साइन आएगा कंपोनेंट sin 37। और एक्स डायरेक्शन में क्या देखो ऐसे ही होता है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या निकल के आएगा, इस डायरेक्शन हमारा निकल के आएगा 1 cos 37 किसके साथ आएगा माइनस। ये तो अपना दिया हुआ है 3, इस पे कुछ नहीं करना है। अब 5 वाले पे देखते हैं। 5 वाले को एक्सिस बनाते हैं। जब यहाँ पे लेंगे देखो ये पॉजिटिव है तो कितना निकल के आएगा 2 cos 37। इसी तरह नीचे वाला कितना निकल के आएगा, नीचे वाला हमारा निकल के आएगा 2 sin 37। समझ में आया कि नहीं। अब देखो हमारा 2D में हो गया, सारा मोशन x और y में हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो सबका हम कंबाइंड वेलोसिटी देखते हैं आई और जे कैप के टर्म में। तो जो हमारा है देखो यहाँ लिख देता हूँ, आई कैप है, ये है जे कैप, इधर है माइनस आई कैप और इस डायरेक्शन में माइनस जे कैप। तो जो जैसा डायरेक्शन में उस हिसाब से हम m1 v1 ये सब लिख लेते हैं। एक बार ये आ जाए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता था m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहे सब होता था। तो चलो पहले m1 लिखते हैं। m1 कितना है, m1 है 1 kg पहला वाला। अब यहाँ पे हमारा V1 की वैल्यू देखो, ये है हमारा V1। अगर हम ये पूरे को V1 मान ले तो I और J के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले I कंपोनेंट के इस डायरेक्शन में माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1.5 cos 37 इंटू क्या किस डायरेक्शन में I कैप, और J डायरेक्शन भी माइनस में ही है 1.5 sin 37 इंटू कितना जे कैप। जब इसकी वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे तो V1 हमारा निकल के आएगा माइनस 1.2 आई कैप, और ये जब रखेंगे तो कितना आएगा माइनस 0.9 जे कैप। ये हमारा M1 का कंप्लीट हो गया। अब चलो M2 का करते हैं। M2 तो सीधा सीधा दिया हुआ है, प्लस जे डायरेक्शन में है। M2 का मास कितना है, M2 का मास है 1.2 kg। जब भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग डायमेंशन में दिए रहे
उनको रिजॉल्व करके एक कॉमन में कर देना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और गलत नहीं होगा। ये सब देखो इतने लंबे एग्जाम में आएंगे नहीं, 2 से 3 दिए जाएंगे, बट अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर दोगे। चलो अब V3 का लिखते हैं, जैसे वो लिखे थे। V3 क्या होगा यहाँ पे? V3 I तो माइनस है और J क्या है? प्लस है। तो चलो लिखते हैं V3 क्या आएगा? -1 cos 37 I कैप, और क्या आएगा? प्लस J क्या है? J तो हमारा पॉजिटिव है, 1 sin 37 J कैप। जब इसको हम सॉल्व करेंगे V3, ये कितना निकल के आएगा? cos 37 0.8 होता है, पता है ना ये ट्रायंगल। अगर यहाँ मैं 37 लिखूं तो कितना आएगा? 4 होगा, सॉरी ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 3 होता है। और यहाँ पे 53, इस ट्रायंगल को आप याद रखना अच्छे से। यहाँ से आप जब sin 37 की वैल्यू डालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 मतलब 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे -0.8 I कैप प्लस 0.6 J कैप। ये किसका था? M3 का। चलो अब M4 का करते हैं। M4 हमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है। क्या दिया है? M4 की वैल्यू हमें दी है 0.5 kg, 0.5 kg। V4 की वैल्यू कितनी दी है? जब यहाँ पे हम V4 प्लस I के डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब I के डायरेक्शन में। अब अगला बचा 5। M5 देखो कितना इजी है, केवल यार ये सब में कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताओ आप, कुछ एक भी लगा है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ा है। और अगर वेक्टर आपको नहीं, जितना कुछ हमने अभी तक स्टडी किया है वो पूरा मैकेनिक्स जो है वो 2 साल तक आपका यूज होने वाली है। इसलिए अगर अच्छे से नहीं किए हो तो अभी भी समय है, अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम आप दोगे, क्वेश्चन वहां पे सॉल्व नहीं होगा, फिर आप पछताओगे कि काश कर दिया होता तो रिजल्ट कुछ और होता। तो अभी टाइम है, अच्छे से तैयारी कर दो ताकि वो नौबत ना आए। 1.6 I कैप माइनस ये साइन 37 3/5 रखेंगे, एक कैंसिल होगा, 2 तो क्या निकल गया? 3 मतलब 1.2 J कैप। ये हमें क्या मिल गया? V5। अब देखो हमें सबका M1 V1 M2 V2 M3 V4 M4 M5 V5 सारी वैल्यू पता है। तो क्या अब हम नहीं निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो चलो उसका फार्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते थे? M1 V1 वेक्टर, यहाँ 5 पार्टिकल हैं तो पांचों लिख देता हूँ। M2 V2 वेक्टर प्लस M3 V3 वेक्टर प्लस M4 V4 वेक्टर प्लस M5 V5 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास कितने हैं? M1 प्लस M2 प्लस, देखो यार ये तो इतना बार लिखे हैं, अगर आप खुद का नोट बना रहे होगे ना आपको याद हो गएगा। वो चीजें ऐसी ही चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर दो कि आपके हाथों को पता हो जाए कि क्या लिखना है, तभी अच्छी रैंक आएगी। और वो सब सारा प्रैक्टिस से पॉसिबल है। एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करो, सारी चीजें हो जाएंगी। M1 की वैल्यू थी 1, V1 की वैल्यू डालते हैं -1.2 I कैप। तो चलो यहाँ डालते हैं -1.2 I कैप माइनस 0.9 J कैप। आगे क्या है? प्लस M2 1.2, इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0.4 J कैप प्लस M3 1.5 माइनस 0.8 I कैप, यही है ना, प्लस 0.6 J कैप। अब M4 यहाँ नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है, प्लस 0.5, इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी? 3 I कैप, I के डायरेक्शन में थी, प्लस M5 है 1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1.6 I कैप माइनस 1.2 J कैप। तो चलो 1.6 I कैप माइनस 1.2 J कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास को डालते हैं, कितना था? 1 प्लस, देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ 1 प्लस 1.2 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1। जब इसको हम देखो 1 का अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो I और J में सेम मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? सेम होगा, तो उसी को हम यहाँ पे डालते हैं। तो जब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1.2 I कैप माइनस 0.9 J कैप प्लस 1.2 का जब इसमें करेंगे 4 में तो 12 चौक 48, मतलब 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 अंक पे दशमलव लगेगा ना, 12 चौक। जब 1.2 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 J कैप प्लस यहाँ पे 1.5 है, 15 अट्ठे 120,
तो ये कितना निकल के आएगा 1.2 आई कैप, और ये किस में आएगा माइनस में, यही आएगा ना, तो इसको प्लस को हटा देते हैं, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस यहाँ कितना है प्लस, और प्लस प्लस 15 छक्का 90 मतलब 0.9 जे कैप प्लस 1.5 आई कैप प्लस 1.6 आई कैप माइनस 1.2 जे कैप। बस इसका अंदर मल्टीप्लाई किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। नीचे वाले टर्म को जब हम ऐड करेंगे निकल के आएगा 5.2। अब यहाँ आई को एक साथ कर देते हैं और जे को एक साथ, जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.7 आई कैप डिवाइडेड बाई 5.2 माइनस यहाँ जब जे टर्म को जोड़ेंगे टोटल वैल्यू निकल के आएगी 0.72 जे कैप डिवाइडेड बाई 5.2। ये रहा फाइनल आंसर जो हमारा वेलोसिटी है। अगर आपसे एंगल पूछे tan थीटा इक्वल टू जे बाई आई करके आराम से एंगल भी निकाल लोगे। तो हमसे इतना ही पूछा था कि किस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, आई डायरेक्शन में 0.7 बाई 5.2 स्पीड से और जे में 0.72 डिवाइडेड बाई 5.2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन भले आपको इतने लंबे लग रहे हैं, एग्जाम में आपको 2 से 3 पार्टिकल देगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। देखो अच्छे क्वेश्चन आप 2-3 भी कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया आप कर लोगे। और यार अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हुई। और सिमिलर टाइप के एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर दिया हूं, जो इसके अंदर एक गोला था, अभी डिस्क नहीं था, डिस्क के अंदर डिस्क, उसी पे दो अलग अलग बोल रहा है कि स्क्वायर सर्कुलर डिस्क है, एक आपका सर्कुलर है, एक स्क्वायर है, दोनों को ऐड करके पूछ रहा है और कुछ नहीं है। चलिए इसको रीड करते हैं। A square plate of edge D and a circular disc of diameter D are placed touching each other at the midpoint of an edge of the plate as shown in figure। देखो फिगर यहाँ बनाना है, मैं नीचे बना देता हूँ। Locate the center of mass of the combination assuming same mass per unit area for the two plates। तो देखो इसमें क्या दिया था कि एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक, ये रहा आपका सर्कुलर डिस्क, जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जिसका डायमीटर डी है, ठीक, इसका अगर सेंटर ओ मान दें तो यहाँ पे हमें डायमीटर जो दिया हुआ है डी, ठीक पूरा। अब बोल रहा है कि एक इसी पे एक हम क्या कर दिए हैं, इसको अलग कलर करता हूं। देखो एक सर्कुलर डिस्क है और एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट जिसका एज कितना है एल। तो चलो एक स्क्वायर प्लेट बना देते हैं। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता होगा। तो जो इसका एक साइड की लेंथ की लंबाई है वो कितनी है, डी है, डी है और ए भी डी है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इनका जो ये देखो सेम मास पर यूनिट एरिया अगर वो सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, ये दोनों कंबाइंड बॉडी का, यही आपसे पूछा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि ये कह क्या रहा है। चलो अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो जब भी सेंटर ऑफ मास निकालना है, हमारा अप्रोच क्या होता था कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना। तो चलो ये जो सर्कल है ना, सर्कुलर डिस्क, इसको मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये बनेगा एक्स एक्सिस और ये बनेगा वाई। अब देखो यहाँ से हमें दोनों पार्टिकल के क्या चाहिए, अगर इसका मास मैं m1 मान लूँ और एक का m2, ठीक है, अगर इसका मैं m1 मान लेता हूँ और सर्कल का क्या मान लूँ m2, चलो m2 इसका मान लेता हूँ सर्कुलर का। अब देखो अगर ध्यान से यहां से हमें इसका सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल का कहीं यहाँ आएगा कि नहीं, हमें इन दोनों का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहां से यहाँ दूरी कितनी है, यहां से यहाँ तो d बाई 2 है और ये पूरा अगर d है तो ये भी कितनी डिस्टेंस है, ये भी है d बाई 2। तो जो आपका O से A तक दूरी आएगी, ये कितना निकल के आएगी, ये पूरा निकल के आएगी d, और y एक्सिस पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ है तो d कामा 0। और इसको अगर हमने ओरिजिन माना है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, 0 कामा 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। अब देखो कह रहा है कि सेम मास पर यूनिट एरिया, ये दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मैं मान देता हूँ, सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। लेट
एम, एम क्या है अपना, बी द मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ये पता चला। अब अगर हमें टोटल मास निकालना है, उसको हम कैसे निकालेंगे? अगर ये मास पर यूनिट एरिया है कि एक छोटू से पार्ट में कितना मास है, जब मैंने डिराइव कर रहा था सिखाया था, टोटल चाहिए तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मास ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो मास ऑफ स्क्वायर प्लेट का अगर ये मास पर यूनिट एम है और उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आएगा कि नहीं? टोटल आ जाएगा मास ऑफ स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट का मास कितना आएगा, मास ऑफ स्क्वायर प्लेट कितना मान लेता हूं, m1, ये निकल के आएगा। अब स्क्वायर के एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, डी स्क्वायर इंटू एम, यही आएगा ना। और उसका कितना आएगा, मास ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो चलो, मास ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यही होता है ना। और मास पर यूनिट एरिया कितना है, मास पर यूनिट एरिया है हमारा स्मॉल एम। तो चलो m2, इसको जब निकालेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एम। अब हमें दोनों मास पता हो गया। अब हमें कोऑर्डिनेट पता है, इसका 0 0 है, इसका d कामा 0 है। तो y एक्सिस पे क्या आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आप यहाँ डायग्राम से बोल सकते हो, तो 0 होगा। हमें किसका निकालना है, x का सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं? तो चलो x का सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन में लिखता हूं। फार्मूला तो इतना कराया हूं आपको, अब तक तो रट गया होगा। अब देखो, जिसको मैंने रेफरेंस माना है, ए m2 वाले पार्ट को, सर्कुलर डिस्क को, इसका तो रेफरेंस लिया है m1 x1। x1 अगर 0 है तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस m2 x2, ठीक, सॉरी m1 x1 जो भी मानो। अब इसका मास कितना है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एम। रटना मत कि किसको पहला लेना किसको दूसरा, मास इंटू रेफरेंस से आपका कितना दूरी है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई टोटल मास। यहाँ पे देखो गलती मत कर देना, पहले को 0 कर देना है, यहाँ पे टोटल ऐड करना है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा निकल के आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं किया है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डी। तो चलो, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ये निकल के आएगा। एम सेम हम कॉमन लेंगे, देखो दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? एक मिनट, यहाँ पे इसका मास कितना है, इसका मास है पाई बाई 4 डी स्क्वायर एम। हमने क्या लिखा है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एम। तो चलो अब इसको लिखते हैं, डी क्यूब से डी क्यूब हो जाएगा, डी स्क्वायर और डी मिलके क्या हो जाएगा, डी क्यूब, यही होगा ना, डी क्यूब एम। 4 से 4 देखो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक। एलसीएम जब लेंगे तो ये डी स्क्वायर एम, इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस पाई बाई 4, ये बचेगा। यहाँ से डी स्क्वायर एम दोनों टर्म से कॉमन निकाल लिया हूँ, अभी कॉमन नहीं ले रहा हूँ। अब एम सेम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी क्यूब है और नीचे क्या है, डी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, जब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4d, नीचे यहाँ पे 1 है, एलसीएम 4 आया हो गया है, तो पाई प्लस 4। ये रहा एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास। अब वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई डायरेक्शन में तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखो y1 y2 हमारा दोनों 0 है, इसलिए हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चलो, अब हमसे सेंटर ऑफ मास लिखने को अगर बोले तो पहले एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं, फिर वाई में। तो एक्स में है 4d डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 कामा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपने इतना कर दिया ना, जितना मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया और ये सब प्रॉब्लम करा रहा हूँ, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप 100% कर लोगे। और आपने देखा होगा अभी जो जेईई मेन 2024 का एग्जाम हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आए थे, जो मैंने आपको सिखाया था, वो सब सारे नोट से ही आए थे। और मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, जो अभी अप्रैल और मई में नीट और जेईई के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी जितने क्वेश्चन आएंगे वो नोट से ही आएंगे। इसलिए आप पूरा पढ़ाई करिए, दोनों सेशन को देखिए, जो मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ इसको भी देखिए, और जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप वाला सेशन लेता हूँ उसको भी फॉलो करिए। इसके बाद आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे जो मैं डिस्कस करता हूँ इसका पीडीएफ भी उस ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पे आप इसका रेफरेंस लेके खुद का नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करके नहीं बताओगे हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें हमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।